Very peaceful good evening to all of you. This is Costa Omar and I am welcoming you again in the 10-minute talk series MIB. This is the talk number 7 and the topic is Supremacy over Solar System Secrets of the Sun. यानी कि सौर मंडल पर प्रभुत्व सूर्य के रहस्य। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताई मधुर फल जानू। इसका जिक्र करते ही हमारे दिमाग में जो दो छवियाँ आती हैं वो तो एक हमारे शक्तिशाली बलशाली हनुमान जी की और दूसरी छवि आती है सूर्य की। सच मानिए सूर्य सौर मंडल का राजा है। क्यों है? कुछ बातें बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। पहली बात अगर हम करते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य हमारे अस्तित्व में कैसे आया, तो इसके लिए हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी का जिक्र आता है। और बिग बैंग जो कि लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, इसके जस्ट जो है 500 मिलियन ईयर्स के बाद हमारे सन जो हमारा है वो एग्जिस्टेंस में आया। यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा जो सन है उसने जन्म लिया, हमारे सूर्य देव ने जन्म लिया। अगर हम सूर्य की बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सूर्य को एक तरीके से कह सकते हैं बहुत आश्चर्यजनक बनाती हैं। वो है उसका एक फेरी नेचर, उसके अंदर वो गजब की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड। और जब अध्ययन करने के लिए सूर्य का हम आगे बढ़ते हैं तो वैज्ञानिकों ने 6 भागों में सूर्य को डिवाइड करा है, 6 परतों में सन को डिवाइड करा है। एंड द फर्स्ट वन इज कोरोना, जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती है। ठीक उसके पीछे होता है क्रोमोस्फीयर, देन फिर फोटोस्फीयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड द सेंटर ऑफ द सन विच इज द कोर। और आप जानते हैं कोर का टेम्परेचर कितना है? 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य में है क्या, तो बेसिकली 91% हाइड्रोजन है, 8.9% हीलियम है और इसके अलावा 0.1% में कुछ हैवियर एलिमेंट्स है। अब सन में क्या ऐसा हो रहा है जो उसको कुछ विशेष बना रहा है, या सन में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके कारण ये हमारी गैलेक्सी के लास्ट तक अपनी एनर्जी हीट को ट्रांसफर करता है फोटॉन्स के माध्यम से? तो वो है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि जब दो एटम्स हाइड्रोजन के मिलते हैं तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हीलियम को फॉर्म करते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस चेन रिएक्शन है जिसके वजह से आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि गर्मी में हमको सूर्य बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो हमको 50 डिग्री सेल्सियस तक चलाता है। जबकि उसकी दूरी हमारे पृथ्वी से कितनी है आप सब जानते हैं, 1.496 × 10⁻11 मीटर, यानी 1500 करोड़ की लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर पे सूर्य जो कि स्थित है, उसके बावजूद उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बहुत कुछ पृथ्वी पर बना सकता है तो बहुत कुछ पृथ्वी पर समाप्त भी कर सकता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो सन के पास है? तो नंबर 1 उसका रेडिएशन, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा उससे निकलने वाली सोलर विंड और चौथा लाइफ ऑन अर्थ, जिसने हमारी अर्थ को हरा भरा करा है। और वही सन के द्वारा निकले हुए फोटॉन्स जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेते हैं और 8 मिनट बाद जब वो पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और एक तरीके से पृथ्वी पर या अर्थ पर जो लाइफ का जो पहला चरण है इसी फोटोसिंथेसिस से शुरू होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि सन रूल करता है पूरे सोलर सिस्टम पर? उसके लिए कुछ खास बातें हैं कि सन की ग्रेविटी हमारे पूरी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा है। इतना बड़ा है कि सन के इक्वेटर पे हम लोग 100 अर्थ को रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 8 ग्रहों की चर्चा करते हैं जो हमारे सौर मंडल में है, उस 8 ग्रहों को अगर हम लोग 600 गुना उस सूर्य में भर सकते हैं। इन सब चीजों से आपको उसके बड़े होने का एहसास समझ में आ रहा होगा कि वो कितना बड़ा है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको जानना जरूरी है कि हमारी आकाश गंगा का जो 99.8% मास है वो सन के पास है। यानी कि सन के अलावा 0.2% में सारे प्लैनेट्स और हमारी गैलेक्सीज में अदर चीजें आती हैं। और ये सन की ग्रेविटी, यानी कि सन एक राजा की तरह कितनी चीजों को बांध के रखता है, तो समझिए 8 प्लैनेट्स, डोजन ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स,
170 मून्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, और इसके अलावा अनगिनत और चीज़ें जो हमारी आकाशगंगा में है, इन सबको सूर्य बांध के रखता है अपनी ग्रेविटी के कारण, और अपनी इसकी ग्रेविटी के कारण ही ये सब पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में रहते हुए सन का चक्कर लगाते रहते हैं। और आप इमेजिन करिए कि अगर सन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो आपको मालूम है कि अगर सर्कुलर पाथ पर कोई चीज़ घूम रही हो और उसको सेंटीमीटर फोर्स मिलना बंद हो जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि सन की का जो ग्रेविटेशन है खत्म हो जाए और इन सारे जो ग्रहों है, यानी कि हमारी खासकर उसमें जो पृथ्वी है, इस पर जीवन संभव है, अनंत यात्रा पर निकल चली जाएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज कहते हैं हमेशा के लिए नहीं आती है। ऐसे सन का भी जो राज्य है, अगर 4.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था तो एक्सपेक्टेड है कि 6.5 बिलियन ईयर्स बाद खत्म भी हो जाएगा। यानी कि सन का एक एवरेज जो ड्यूरेशन निकाला गया है वो 10 बिलियन ईयर्स का है। यानी कि 6.5 बिलियन ईयर्स बाद हमारा जो सन है वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के लिए क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब उसका फ्यूल जो हाइड्रोजन है धीरे धीरे खत्म होगा तो एक वाइट डॉर्फ का वो एक तरीके से नया रूप लेगा, और वो वाइट डॉर्फ आपको मालूम अंततः एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल में कन्वर्ट होने का मतलब है उसका जो एक पूरा साम्राज्य है, हमारा सौरमंडल, ये सब उसमें समा जाएगा। तो ये है एक सन का अपना एम्पेयर, यानी कि साइंटिफिक थ्योरी के आधार पर देखें तो सन के बारे में इतनी सारी स्टडी हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सन है वो पूरे सोलर सिस्टम पर रूल कर रहा है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग आपको जानकारी थी। अब इस जो वीडियो के मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है कि सन से निकलने वाली लाइट, यानी कि सन से निकलने वाले लाइट के जो पार्टिकल्स है, फोटॉन्स, उनको केवल लगभग 8.3 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो सेंटर ऑफ द सन है, इस सेंटर ऑफ द सन से जब फोटॉन्स निकलते हैं, और वो कैसे निकलते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम मिलकर जब हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी उस समय निकलती है। उस एनर्जी के साथ ही फोटॉन्स भी निकलते हैं, लेकिन फोटॉन्स वहाँ से निकलते समय एक तरीके से गामा रेस के रूप में होते हैं। लेकिन उस सेंटर से अर्थ के जो सरफेस है, बाहरी सरफेस है, फोटोस्फीयर है, जहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, उस तक आने के लिए उसको 6,40,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जो सन की स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है। जैसे कि आपने अभी अपनी टेक्स्ट बुक में जो स्टेट्स हैं मैटर की, वो 3 तरह की पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन उसकी चौथी स्टेट आती है प्लाज्मा, जो कि सन पर है। यानी कि सन पर केवल कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस नहीं है, जो बल्कि उसकी जो स्टेट है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा स्टेट कुछ अलग होती है, वो सॉलिड, लिक्विड की गैस की तरह नहीं होती है, क्योंकि उसका जो उसके अंदर एटम्स की संरचना होती है वो हमारे तरह से जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, जिस प्रकार से हम उसको समझते हैं उस तरह से नहीं होती है। उसमें बिल्कुल एक अलग स्टेट होती है। यानी कि जब फोटॉन सेंटर से निकलते हैं सन के, तो जब वो निकलने के बाद जो आपका फोटोस्फीयर है उसकी तरफ आते हैं, तो उनको वहां तक फोटोस्फीयर तक पहुंचने में 10 लाख साल लग जाते हैं, क्योंकि सन के सेंटर के बाद इतनी लेयर्स हैं, इतनी डेंस लेयर है कि फोटोन की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि 2,97,000 किलोमीटर प्रति घंटे की एक तरीके से प्रति सेकंड की रफ्तार है लाइट की। 2,97,000 किलोमीटर प्रति सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, इस स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन अपने फोटोस्फीयर से निकलने के बाद अर्थ तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट लेता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी मेंटेन अंदर नहीं होती है। जो 6,40,000 किलोमीटर का सफर इतनी आसानी से कवर कर ले, यानी कि उसको वहां से उस डेंस माहौल से निकलने के लिए 10 लाख साल लग जाते हैं। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती, बहुत कठिन यात्रा होती है। कई बार उसको डिफरेंट तरह के रूप जो, यानी कि डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, कई बार उसको बहुत रूप बदलने होते हैं, लेकिन वो फोटॉन्स हमको जीवन देने के लिए निकलता है, उस फोटोस्फीयर से हम तक पहुंचता है, और ये हमारी ब्यूटीफुल